टेप कल से वायरल है, अभी तो वो घरेलू खातून है। अगर वो पॉलिटिकल होती तो अभी तो सिर्फ साजिश का बयानिया दागा है। अगर वो पॉलिटिकल होती तो मुझे खदशा है कि वो एटम बम चलाती। मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की। आपकी जब करप्शन सामने आती है तो आप फौज पे हमले शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपका कुछ स्कैंडल आता है आप कहते हैं फौज बहुत बुरी है, बाजवा साहब बहुत बुरे। पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम और मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पंजाब के अंदर 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब पाकिस्तान की सियासत का एक अहम तरीन मार्का है। इन इंतखाबात के नतीजे में ये फ़ैसला होना है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बरकरार रहेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमज़ा शहबाज साहब को हटाने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए इंतखाबी मुहिम भी अरूज पर है। इमरान खान साहब जलसों से खिताब कर रहे हैं, मरियम नवाज़ जलसों से खिताब कर रही है और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया बयानिया सामने आ रहा है और वो मुसलसल अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ तनकीद करने के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान को, एहसास इदारों को, इंतज़ामिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को निशाना बना रही है। अभी से कहा जा रहा है कि इन नशिस्तों पर धांधली होगी, ये नशिस्तें हमसे छीन ली जाएंगी और PMLN पंजाब के अंदर अक्सरियत हासिल कर लेगी, जिसके नतीजे में हमज़ा शहबाज ही वज़ीर-ए-आला पंजाब रहेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ दावेदार है कि नशिस्तों पर बआसानी वो इलेक्शन जीत रही है और मुस्लिम लीग नवाज़ का दावा है कि वो 15 नशिस्तें बड़ी आसानी से जीत सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे यास्मीन राशिद जो PTI की अहम रहनुमा हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर जो पंजाब में ISI के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद के ख़िलाफ़ जिस मुहिम का आगाज़ किया था उसको मज़ीद तेज़ करने का भी फ़ैसला किया गया है। इत्तलात ये भी हैं कि तमाम उम्मीदवारान से और तमाम उन लोगों से जो कॉर्नर्स मीटिंग से खिताब करेंगे, जलसों से खिताब करेंगे, उन्हें कहा गया है कि आज के बाद धांधली के साथ साथ इन इदारों को टारगेट किया जाए और ये कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानबदार हो चुका है और साथ ही साथ एहसास इदारे PTI को इलेक्शन हरवाने में मुलव्वस हैं। गोया एक नया बयानिया लेकर PTI मैदान में उतरी हुई है। इस बयानिए का कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी थी कि PTI इस बयानिए से पीछे हटना चाहती है, न्यूट्रल के ख़िलाफ़ बयानबाजी से थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाना चाहती है। PTI के अंदर एक बड़ा धड़ा, एक बड़ा ग्रुप इमरान खान साहब को बता रहा था, समझा रहा था कि इससे सियासत के अंदर तसादम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अब लगता यह है कि आने वाले दिनों में ये तसादम मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और क्या ये PTI के लिए नशिस्तें इतनी अहम हो चुकी हैं कि PTI अपने सारे बयानिए को चेंज करके सिर्फ एक बयानिया रखना चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ललकारती रहे। इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। साथ साथ जो ऑडियोज़ सामने आ रही हैं, ऑडियो टेप सामने आ रही हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है अब मौका मिला है PMLN को तनकीद करने का कि जिस खातून अव्वल के बारे में कहा जाता था कि वो घरेलू खातून है, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करती, अब वो ख़ुद सोशल मीडिया के हेड को अगर हिदायत देती हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि इस मुहिम के पीछे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी भी दोनों का हाथ मौजूद था। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज़कियाकार जनाब अम्मार मसूद साहब। मज़हर अब्बास साहब, PTI जब से इक़्तिदार से निकली उस वक्त से जब पेज फटा है PTI का और इस्टेब्लिशमेंट का, PTI का टारगेट मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी कम, जबकि इस्टेब्लिशमेंट एहसास इदारे ज़्यादा हैं। और पंजाब के अंदर अगर इंतखाबात के हवाले से अगर एक मुहिम ज़ोर पकड़ती है इदारों के ख़िलाफ़, उससे नतीजा क्या निकलेगा, PTI के लिए रास्ता क्या है, PTI को करना क्या चाहिए, और क्या PTI जिस सोचे समझो मनसूबे के तहत ये मुहिम चलाने जा रही है उससे PTI को क्या नुकसान नहीं होगा? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, उनका जो रिएक्शन है वो समझ में आता है और उसका नुकसान क्या होगा मैं वो भी बता देता हूँ। जी जी। लेकिन रिएक्शन जाहिर है, एक 7 मार्च की पोजीशन पर आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, आपके बकौल आपकी हुकूमत बड़ी स्मूथली चल रही थी, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो भी बेहतर थे। यानी ये जो PTI का अपना जो नैरेटिव है, अपना जो बयानिया है। लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ हम देखें तो 7 मार्च 2022 की पोजीशन ये थी कि PTI की पॉपुलैरिटी में कमी आ रही थी,
PMLN का ग्राफ ऊपर जा रहा था। पंजाब में जो बाई इलेक्शन, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हैं, उसमें PMLN को बरतरी हासिल थी, ज़्यादातर इंतखाबात उन्होंने जीते। वो PMLN के हक़ में थी सूरत हाल 7 मार्च 2022 की पोजीशन में बता रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक आती है। अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में इमरान खान एक बयानिया बिल्ड करते हैं। उस बयानिए का फोकस था कि अमेरिका ने साजिश की, और फिर बाद में वो बयानिए में मज़ीद इजाफा हुआ कि सिर्फ अमेरिका ने ही ना साजिश नहीं की, बल्कि अंदरूनी जो साजिश भी हुई है। और उसमें ज़ाहिर है उन्होंने जिस अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, न्यूट्रल्स के हवाले से नई नई इस्तिलाहें निकाल के लाए, डेफिनेशन, तो डेफिनेटली उन्हें लग रहा था कि वो हर्ट हुए हैं। यानी वो साफ नज़र आ रहा था कि वो हर्ट हुए हैं, और उन्हें नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रही है उनको हटाने में, जिस पर वो आज तक समझते हैं कि ऐसा ही है। इसीलिए वो बाकायदा कह रहे हैं कि इन लोगों को आपने क्यों हम पे मुसल्लत किया, इन लोगों को। तो जाहिर है जो एड्रेस है उनका वो इस्टेब्लिशमेंट ही है, उनका जो टारगेट है वो इस्टेब्लिशमेंट ही है। अब ये जिस तरह आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली बात की, पंजाब का देखें ज़िमनी इलेक्शन दोनों जमातों के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी मुस्लिम लीग नून के लिए एक लिहाज से मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि अगर पंजाब में PMLN हार जाती है ये ज़िमनी इलेक्शन, यानी मेजॉरिटी अगर इलेक्शन वो हार जाती है 20 में से, तो एक तो उनकी अपनी हुकूमत ख़तरे में है, पंजाब की हुकूमत, मरकज़ की हुकूमत ख़तरे में आ जाएगी। PMLN जो पंजाब में सबसे बड़ी जमात जो है मानी जाती है, और ये ताम तासुर ये है कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, वो तासुर जो है वो ज़ाहिर होगा, और उसका नुकसान ज़ाहिर है आगे चल के उनके अगले आम इंतखाबात में जो है मुस्लिम लीग नून को हो सकता है। PTI का जो प्रॉब्लम है, PTI को अगर ये इलेक्शन हारती है PTI, तो एक तो ये कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कंसोलिडेट हो जाएगी। PTI का पूरा बयानिया, इमरान खान का पूरा बयानिया जो है उसको धचका लगेगा कि इस तमाम महंगाई और इस सारे उसके बावजूद भी जो है मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी जीत गई, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन साइंस में आपसे ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए वो टारगेट इस्टेब्लिशमेंट को भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले चाहिए कि वो तमाम जमातों के रहनुमाओं को बुलाएं। ठीक है, PTI से पूछे कि PTI क्या चाहती है, यानी इलेक्शंस कैसे हो। PTI क्या चाहती है कि इलेक्शन सब साफ और शफाफ में, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से इलेक्शन, यानी वो क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, लिहाजा उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। उनसे कहें कि आप लिख कर दें आप क्या क्या चीज़ें डिमांड। लेकिन मज़र अब्बास साहब, एक हिसास इदारे का अफसर कैसे मुतमिन करे? वो तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ अगर सबूत है वो सामने लाएं, लेकिन बयानबाजी जो उनके खिलाफ अगर शुरू कर दी जाती है, सबूत PTI के पास ना हो, लेकिन PTI टारगेट करना चाहती है पंजाब के अंदर हिसास इदारे के अफसरान को। देखिए मलिक साहब, मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमने देखा था कि पिछले 2 सालों में मुस्लिम लीग नून ने, JUI ने ख़ास तौर पे, और कहीं कहीं पीपल्स पार्टी ने भी इदारों को टारगेट किया था। नाम ज़रूर नहीं लिए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने टारगेट किया था। गुजरावाला की तकरीर उठा लें और तकारीर उठा लें, तो उन्होंने भी टारगेट किया था। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपने बाकायदा नाम लेने के क्या मुराद है। 2013 में भी अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने अपने जलसों में उस वक्त के एक ब्रिगेडियर का नाम लिया था। आज फिर आप ये बात कह रहे हैं, पंजाब की सदर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके थ्रू आप ये बात कह रहे हैं, तो इसका बहुत डायरेक्ट, और मेरे ख्याल में जाहिर है वो इदारा तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ISPR को डेफिनेटली रिएक्ट करना चाहिए। ISPR को या उनसे पूछना चाहिए कि ये किस तरीके से, किस हवाले से आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उसके अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो दें। हाँ, हमारी तारीख ये रही है कि इदारे जो है वो मुदाखलत करते रहे हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली नाम लेके कहा जा रहा है तो फिर उसके सबूत भी आने चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक टेंस इलेक्शन है, क्योंकि इस इलेक्शन के नतीजे में हमें बहुत सी चीज़ें पंजाब में और मरकज़ में की सियासत में तब्दीली आती नज़र आएगी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाए। लेकिन ये इलेक्शन मेक और ब्रेक है इन दोनों बड़ी जमातों के लिए। ठीक है, अमार मसूद साहब, अगरचे एतराज़ात जो मज़र साहब बात कर रहे हैं कि माजी में हमारे यहाँ मुदाखलत होती रही है, उसके शवाहिद भी माजी में मौजूद रहे हैं, लेकिन अगर अफवाज पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अबे
हम सियासत से हम दूर हटना चाहते हैं, सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और पीटीआई फिर भी इल्ज़ाम तराशी करती है। और अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब में पहले भी पीटीआई कभी 35 पेंशनर्स का जिक्र करती रही, कभी ब्रिगेडियर रांझा की बात करती रही कि वो मुदाखलत कर रहे थे, सबूत पीटीआई ला ना सकी। बाद में जब सबूत मांगे गए, पीटीआई ने कहा सियासी बयान है। मौजूदा मुहिम के बाद भी पीटीआई बड़े आराम से कह देगी ये सियासी बयानात थे। अच्छा देखिए नसरुल्लाह साहब, 2-3 बातें जो मजहर साहब ने भी की और आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में भी कहा, उसमें मैं थोड़ा सा इनपुट ज़रूर देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ आजकल पीटीआई कर रही है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, गुस्सा है, मायूसी है और अपने माज़ी को निगाह गलबन डिस्टार्शन है। अमार मसूद साहब, आपके माइक में एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, यही सवाल रखेंगे अमार मसूद साहब के सामने, और साथ ही साथ बात करेंगे लाहौर में इंतखाबी जलसों के हवाले से। दोनों पार्टियां बड़े जलसे कर रही हैं। पीटीआई ये समझती थी कि शायद मरीम नवाज़ निकलेंगी तो लोग इतने नहीं निकलेंगे, महंगाई है, लोड शेडिंग है, 7 मसाइल हैं, 2 महीने की हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर तनकीद के हवाले से PMLN को मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन साथ साथ मरीम बड़े जलसे भी कर रही हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। अमार मसूद साहब, बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि पीटीआई के पास माजी में भी कोई प्रूफ तो नहीं था, 35 पेंचर, फिर ब्रिगेडियर रांझा के खिलाफ जिस तरीके से मुहिम चलाई गई, लेकिन पीटीआई ने एक बयानिया बनाए रखा, बाद में कह दिया कि सियासी बयानात थे। अब भी पीटीआई पंजाब के अंदर मुकाबला कर सकती है, लाहौर के अंदर मुकाबले की पोजीशन में है, लेकिन पीटीआई अभी से धांधली का शोर मचा रही है, इल्ज़ामात ISI के ऊपर लगा रही है, अफसरान के नाम लेकर उनके खिलाफ तनकीद की जा रही है। नसरुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। जो पहले गुफ्तगू हुई उसके हवाले से 1-2 जुमले कहूँगा, फिर आगे मजीद इस पर बात करता हूँ। इमरान खान का जो आजकल बयानिया है, पूरी पीटीआई का जो बयानिया है, वो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन पर और डेस्परेशन पर मबनी है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें दोबारा हुकूमत में लाया जाए, और उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा कि वो हुकूमत से निकल गए हैं एक जमहूरी और आइनी तरीके से। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें वो पहले थे उसमें दोबारा जाना चाहते हैं। और दूसरा, वो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो तनकीद देखिए, एक तो इस प्रोग्राम में जो 3 लोग हैं उन्होंने बड़ी हमेशा ये बात की और कहा कि फ़ौज का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आइन की रूह से फ़ौज का अपना काम है, सियासतदान का, पार्लिमान का अपना काम है। इस बात पर हम सारे लोग कायम भी हैं। इमरान खान ये नहीं कह रहे, इमरान खान ने कहीं आइन का जिक्र नहीं किया, कहीं पार्लिमान की बालादस्ती का जिक्र नहीं किया। वो तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह भी है आइन शिकनी करो या आइन को पांव तले रोन दो, लेकिन मुझे वापस लेके जाओ, और अगर नहीं लेके आओगे तो मैं तुम्हारे साथ गालम गलोच भी करूंगा, इल्जामात भी लगाऊंगा। दूसरा, जिन लोगों को वो इल्जामात दे रहे हैं वो पूरी फौज को इल्जाम नहीं दे रहे, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत इंटेलिजेंटली सिर्फ एक पर्सनैलिटी को टारगेट किया है। और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जिस तरह का बोहतान इल्जामात वो लगा रहे हैं और जिस तरह के ट्विटर ट्रेंड्स बनवा रहे हैं, अब हमें कुछ कुछ समझ आती जा रही है ट्विटर ट्रेंड किस तरह बनते हैं, और सोशल मीडिया पे जो एक भरमार है तनकीद की, उसके पीछे कौन है। कोशिश उनकी ये थी कि किसी तरह इदारे के अंदर डिवाइड क्रिएट किया जाए और जो एक फैक्शन है वो उनकी मदद को आए। इसको सही कहे या गलत, तारीख हमें ये बताती है कि इदारे में डिवाइड कभी नहीं हुआ। यूनिटी ऑफ कमांड उनका रूल है, और ये रूल अगर कभी टूटा तो इदारे के लिए अपना कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां तक ज़िमनी इंतखाबात की बात है, उसमें हमें ये समझना चाहिए कि 20 सीटें हैं, ये 20 की 20 नशिस्तें तहरीके इंसाफ की हैं। लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि कुछ 16 सीटें कह रहा था नून लीग जीत जाएगी, कोई 12 सीटें कह रहा था, लेकिन फर्ज कीजिए कि ये 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीतती है, तब भी ये मुस्लिम लीग नून की फतह होगी, इसलिए कि ये नशिस्तें माजी में उनकी नहीं थी, वो तहरीके इंसाफ से वोट के लेकिन हुकूमत बचाने के लिए हमारे साहब कम से कम 9 सीटें तो चाहिए होंगी, 8 से 9 सीटें PMLN को।
मैं उसके तरफ आ रहा हूँ। तकरीबन 10 सीटें जो एस्टिमेट आ रहे हैं वो कि 12-13 सीटें इनको मिल जाएंगी। जो कैंपेनिंग की सिचुएशन है वो भी आपने देख ली। इमरान खान ने चोरी छुपे 4 हलकों का दौरा किया, और ये आप लाहौर में रहते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। उन्होंने किसी जलसा गाह में जलसा नहीं किया, शादी हॉलों के हॉल लिए, उसके अंदर 1000-1200 लोग इकट्ठे किए और उनसे खिताब किया। प्रॉपर कैंपेन नहीं कर रहे। ये पीटीआई वालों का कमाल है कि वो 1200 लोगों के वर्कर्स कन्वेंशन को वो 1 करोड़ लोग दिखा सकते हैं, जबकि मरियम नवाज बड़ी एग्रेसिव कैंपेन कर रही हैं। उन्होंने कहीं कहा भी कि अगर वो हर हलके में जाएंगी और जरूरत पड़ी तो हर हलके में 2 दफा जाएंगी। मुश्किल कैंपेन इसलिए है कि जिन लोगों के लिए वो कैंपेन कर रही हैं वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नहीं है। तो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून का मुस्लिम लीग नून से ही इसमें मुकाबला है। मज़हर अब्बास साहब, एक अमूमी तासर ये था कि मरियम नवाज़ जब निकलेंगी पब्लिक रिस्पांस नहीं होगा। उसकी 2-3 वजूहत बयान की जाती है। एक तो ये कहा जाता है कि ये लोग मुनर्रफ हुए, इन्हें लोटा करार दिया गया जिनको टिकट PMLN ने दे दिए। दूसरा महंगाई, तीसरा पेट्रोलियम मसनूआत में जिस कदर इजाफा हुआ आम आदमी उससे परेशान हुआ। हुकूमत की 2 माह की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद बहरहाल बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि मरियम नवाज़ जब जाएंगी अवाम में बड़ी तादाद में लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन लाहौर के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ गलत साबित हो रही है। मरियम नवाज बड़े जलसे कर रही हैं। देखिए मलिक साहब, पहली चीज़ तो ये कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। दूसरी बात ये कि ये नहीं है कि ये 20 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं। इसमें से बहुत सी नशिस्तें ऐसी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार ने जीती थी जो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुई। तीसरी ये कि इमरान खान के जलसे अभी शुरू होंगे और यही कहा गया है, मतलब PTI का दावा ये है कि अभी वो जलसे शुरू होंगे। तो हम देखते हैं। देखिए जो प्रॉब्लम है तहरीक इंसाफ को, वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है। उनकी पंजाब की पॉलिटिक्स 2013 में भी 2018 में भी जो लड़ने वाले 2 अहम किरदार थे लड़ाने वाले, वो जहांगीर तरीन और अलीम खान थे, जो अब उनके साथ नहीं हैं। तो तहरीक इंसाफ को, और इवन चौधरी सरवर भी नहीं है, तो तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम्स हैं तंजीमी तौर पे। जो मुस्लिम लीग नून को प्रॉब्लम है, और जो मरियम नवाज़ के पहले जो इंतखाबी जलसा था उसमें मुझे नज़र आई जो उनकी तकरीर में, वो ये कि मुस्लिम लीग नून ने उन लोगों को टिकट दिए हैं जिनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने 2018 में इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। और ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा था बल्कि ये कहा था कि इस इलेक्शन में ये लोग धांधली से जीते हैं। आज इसीलिए नज़ीर चौहान के उसमें जब जाके मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि वो वजाहत करती हैं कि किस वजह से उनको टिकट दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि विद इन मुस्लिम लीग नून एक रेजिस्टेंस पाई जाती है उस हवाले से कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ हमने 2 साल, 2-2.5 साल, 3 साल हमने लड़ाई लड़ी, उनके ख़िलाफ़ कैंपेन की, आज हम कैसे उनके हक़ में कैंपेन करें। ठीक है। ये मुस्लिम लीग नून का अब भी चैलेंज है। प्लस ये कि बड़े जलसे क्या कन्वर्ट होंगे वोटिंग, उसमें मुस्लिम लीग नून को ज़रूर एज हासिल है, लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं मुस्लिम लीग नून को, वो वोटर है जो जाहिर है महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, वो चीज़ें, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसमें। जो मुस्लिम लीग नून को एडवांटेजेस हैं वो ये कि उनके पीछे अलीम खान भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं इस वक्त, और वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशनल उनको उनकी तंजीमी सतह पे और इलेक्शन साइंस उनकी ज़्यादा बेहतर है। तो ये आसान नहीं होगा। इमरान खान शायद ये समझ रहे हैं, जिस तरह वो 2013 में भी समझे थे और 2018 में भी, कि उनका खंबा वोट है। मेरा ख्याल है खंबा वोट हमने 70s में तो देखा था, उसके बाद हमने खंबा वोट नहीं देखा। मज़हर अब्बास साहब, ये डोनाल्ड लू से जो राब्तों की बात की जा रही है कि जी उनसे अप्रोच किया गया है, कुछ इतलात तो ऐसी हैं कि अमेरिका में मुकीम PTI के रहनुमाओं ने राब्ते किए हैं अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से। साथ ही आज ख्वाजा आसफ, उनका बड़ा अहम बयान सामने आ गया कि ऐसे राब्ते हुए हैं और उन्हीं से कहा जा रहा है अमेरिका से ही कि हम मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। फिर साथ बुशा बीबी जो साबिक़ खातून अमल है, उनकी जो ऑडियो टेप मंजर आम पर आई, इन चीज़ों का इफेक्ट होगा PTI को? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होगा। देखिए डोनाल्ड डूल के बारे में तो मुझे अभी भी ताज्जुब है कि हमारी जो बहुत से इदारे हैं, मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके नुमाइंदगान अमेरिका में मौजूद हैं
मैंने एक इंटरव्यू नहीं देखा डोनाल्ड डूर का कि किसी ने अप्रोच की हो किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उससे इंटरव्यू करने की। वो मेन कैरेक्टर है ना इसका। ठीक है, उससे ये पूछा जा सकता है ना कि जी क्या आपने ये अल्फाज अदा किए हैं पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। बिल्कुल ठीक। हम अभी भी आप ये देखें कि जिस जो खबर चल रही है, क्या तहरीक इंसाफ के अमेरिका के ये जो साहब हैं, इनसे किसी ने बीपर लिया है? यानी हम जराए से खबर चलाते हैं जिससे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जिसको अप्रोच कर सकते हैं। हम अप्रोच करना सब जरूरी नहीं समझ रहे। मुझे ताज्जुब है कि वहाँ अमेरिका में बेशुमार कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, कोई किसी ने कांटेक्ट किया नहीं किया, जो कुछ भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑडियो, क्योंकि ऑडियो वीडियो लीक जिस तरह हमारे यहाँ लीक होती हैं, जी, उसके असरात मैंने कम से कम नहीं देखे अब तक कि उसके असरात वोटर के ऊपर जाते हों, क्योंकि वो जिस अंदाज में पेश की जाती हैं, और जितना पोलराइज वोटर है हमारे यहाँ, वो यही समझता है कि जी ये प्रोपेगेंडा है, ऐन मुमकिन है प्रोपेगेंडा हो, इसमें हकीकत ना हो। इससे हमने जितनी भी आज तक आपने किसी भी ऑडियो वीडियो लीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए नहीं देखा कि जिसकी भी हो उसके खिलाफ कोई केस किया गया हो, कोर्ट में गए हो, क्योंकि उसके लवाजमात इतने हैं कि आपको ये मालूम करना पड़ेगा अगर आप ये केस लेके जाएंगे, कहाँ रिकॉर्ड हुई, किसने रिकॉर्ड की, कहाँ किस लेबोरेटरी में ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें आपको फिर उन सारे किरदारों को आपको लेके आना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो हम कह सकते हैं कि मीडिया पे आता है, मीडिया भी बगैर ऑथेंटिसिटी के चीज़ों को चलाता है, लेकिन ये ऑडियो वीडियो लीक्स जो हैं वो डिबेट का तो हिस्सा हैं। मुझे नहीं लगता कि इनका इस तरीके से पॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा। अमार मसूद साहब, मज़हर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी तमाम तकरीबन जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके नुमाइंदे अमेरिका में मौजूद हैं। किसी ने डोनाल्ड लू से रब्ता करने की कोशिश तक नहीं की, कोई इंटरव्यू सामने नहीं आया। एक कहानी पाकिस्तानी अवाम 22 करोड़ अवाम सुन रही है, PTI से कहानी सुनने को मिलती है, जवाबी कहानी PMLN से, पीपल्स पार्टी से सुनने को मिलती है। हक़ायक़ तक पहुँचने का जो एक तरीका होता था जर्नलिज्म का, वो थोड़ा सा पीछे चला गया है। इवन अब्दुल्ला रियाज जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि PTI के जो अहम रहनुमा हैं, सेक्रेटरी हैं ओवरसीज़ चैप्टर के, उन तक भी अप्रोच करना या उनका इंटरव्यू मंजर आम पर लाना ताकि हक़ायक़ तो सामने आ सकें। जी बिल्कुल, ये बहुत सहूलत के साथ हो सकता था, और आई एम श्योर, मुझे खबर बिल्कुल नहीं है और किसी को भी नहीं है, कुछ लोगों ने ज़रूर राब्ता कायम किया होगा डोनाल्ड लू से। वो पहले पाकिस्तान के बारे में एक कमेंट करके, जो कि एक डिनर के ऊपर कमेंट था, इतना बुरा फंसे हैं, और इमरान खान ने जो नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, तो वो बहुत मोहतात रहेंगे अब दोबारा किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात करने के लिए। लेकिन ये जो दूसरे साहब हैं जिनका बारे में सुना जा रहा है कि PTI के अमेरिका के ओहदेदार हैं, उनसे तो यकीनन रब्ता किया जा सकता है। लेकिन आज अगर आपने ख्वाजा आसिफ, इस पे यकीन इसलिए आता है, आज ख्वाजा आसिफ की आपने स्पीच सुनी होगी, और वो कहते हैं, उन्होंने बड़े वसूख से एक बात बताई। उन्होंने कहा, पंजाबी में एक जुमला कहा कि ये जो है ना बाहर आके बड़का मारता है, अंदर जाके माफिया मारता है। और ये बिल्कुल, इसकी बहुत सारी मिसालें इमरान खान साहब के हवाले से बहुत मशहूर है। मेरे ख्याल में ये जो ऑडियो लीक से, इसका उस वक्त इम्पैक्ट पड़ेगा जब कोई करप्शन के केसेस सामने आएंगे। और वो अभी हमने वो देखा था, एक हीरो की अंगूठियों वाला ऑडियो वाला, वो इस वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा कि इमरान खान ने जो मंत्रा बनाया, जो नरेटिव क्रिएट किया गुज़िश्ता 4 साल, बल्कि उससे भी पहले, वो सिर्फ एक लफ्ज़ पर था, करप्शन करप्शन, लूट के खा गए, चोर डाकू गद्दार, और गद्दार काफिर तो वो एहतियातन कह दिया करते थे। तो अगर उनकी करप्शन के कुछ सबूत मिले, कुछ शवाहिद मिले, तो फिर वो लोग जो उनको सपोर्ट करते रहे, जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, वो यकीनन बहुत ज्यादा हर्ट होंगे। दूसरा, कल वाली ऑडियो लीक जो है वो इस तनाजुर में इम्पॉर्टेंट है कि देखिए रसूलुल्लाह साहब कि इस मुल्क में सिर्फ गद्दारी का फतवा जो है वो एक ख़ास किस्म के सियासतदानों पे नहीं लगा। ठीक है, हमें ये अंदाज़ा हुआ कि गद्दारी के फतवे कौन लगवा रहा है, सहाफ़ियों के ऊपर। पूरी इस मुहिम के पीछे कौन है? ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो गलाजत ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बखेरी गई, कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, बहुत वाहियात बातें की गई, उसके पीछे भी कोई और है।
फिर उसके बाद हमें ये भी पता चलता है गद्दारी का सबसे बड़ा इल्जाम तो इमरान खान फौज के सरबराह पे लगा रहे हैं। तो उसके पीछे भी क्या यही वो कुव्वतें हैं जो ऑडियो लीक्स में सलमान खालिद को अरसलान खालिद को तलकीन कर रही हैं कि आप बिल्कुल इस तरह करें और करप्शन वाली साइड पर आई ना। बहुत आसान सा तरीका है, इमरान खान खुद हमें बताते थे कि जिस पर इल्जाम हो सफाई उसने देनी है। इतनी बड़ी बात हो गई, सारे मीडिया में सारी दुनिया में तहलका मच गया। अगर आप समझते हैं कि ये फेक है और इसके अभी तक इम्कानात हैं कि फेक है, ठीक है, तो आप अदालतों में जाएं, इसका फोरेंसिक कराएं, अरबों रुपए का हर्जाना हकायक ताकि सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, जो प्रोग्राम के आगाज़ में जो मैंने कहा था, वही सवाल अगर आपके सामने रखूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बढ़ती हुई लड़ाई नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान की सियासी तारीख को आप बखूबी जानते हैं, आपने इस पर बहुत लिखा भी है। किसका नुकसान होगा? क्योंकि इमरान खान साहब तो एक कदम पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आते हैं। देखिए मलिक साहब, ये तमाम सियासी जमातों का मसला है। एक नुक्ते पर इत्तेफाक करना पड़ेगा और बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों की जो तारीख रही है वो कॉम्प्रोमाइज़ रही है। जो हमारे दोस्त मुस्तफा खान हैं, उन्होंने अपने एक वीलॉग में कहा कि 1988 के बाद से एक समझौता एक्सप्रेस चल पड़ी है सियासत में। यानी आप एक जगह पोजीशन लेते हैं, स्टैंड लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और फिर इस्टेब्लिशमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। 88 में भी ये हुआ, 90 में भी ये हुआ, 93 में भी ये हुआ, 96 में भी ये हुआ, 2008 में भी ये हुआ, 2013 में भी ये हुआ, 2018 में भी ये हुआ। आप निकाल लें, रिकॉर्ड निकाल लें। बिल्कुल ठीक कि हम एक तरफ एक पोजीशन लेते हैं, एक स्टैंड लेते हैं, ये तय करना पड़ेगा, वरना आज एक का नुकसान हो रहा है, कल दूसरे का नुकसान होगा। आज एक इल्जाम लगा रहा है, कल दूसरा इल्जाम लगेगा। देखिए 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और अगर उस वक्त की दोनों क़यादत उस वक्त उस पर मनोअन अमल करते चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, तो आज पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ज़्यादा मजबूत होती। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 2008 में जब इलेक्शन हुए, एक प्रोसेस शुरू हुआ। 2013 में पहली मरतबा हमने पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर देखा। 2013 के इलेक्शन हुए, उस पर जो भी इल्ज़ामात हुए हैं, उसके बाद हमने 5 साल बाद एक और पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर देखा। तो 2022 में भी इस चीज़ को कंटिन्यू रहना चाहिए था मेरे नुक्ते नज़र से। बिल्कुल ठीक, जो कि एक आईनी रास्ता था। लेकिन अगर इमरान खान को उनका वक्त पूरा करने दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, जमहूरियत ज़्यादा मजबूत होती। रह गई बात यह कि वो कोई तकर्रुर कर लेते और उसके नतीजे में नुकसान होता, तो जद्दोजहद तो अपनी जगह सियासी जमातें उन्होंने माजी में जद्दोजहद नहीं की है। बिल्कुल ठीक। तो अगर ऐसा कुछ होता तो लड़ाई तो लड़ी जा सकती थी, जद्दोजहद तो की जा सकती थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर ये टेन्योर कंप्लीट होता और 2023 में एक ट्रांसफर ऑफ पावर होता या वही हुकूमत में रहते, तो डेमोक्रेसी मजबूत होती, कमज़ोर नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। अम्मार मसूद हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 18 जुलाई से मुल्क के अंदर हड़ताल का ऐलान किया है। उनके अपने मुतालबात हैं, लेकिन इस हड़ताल के नतीजे में एक नया क्राइसिस जन्म ले सकता है। इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल समी खान साहब। उनसे पूछेंगे कि उनके मुतालबात क्या हैं और इस हड़ताल के नतीजे में जो मुल्क को नुकसान पहुँचेगा उसका ज़ाला कौन करेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद बात होगी। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने मुल्क के अंदर हड़ताल का ऐलान किया 18 जुलाई को। उनके मुतालबात भी हैं, साथ ही साथ ये भी कुछ खबरें ऐसी हैं कि अब कीमतों का तकर्रर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां किया करेंगी। हुकूमत ने समरी तैयार कर ली है, इस बारे में भी फैसला हो जाएगा। और हुकूमत डीरेगुलेट करना चाहती है ऑयल की कीमतों को, ताकि हुकूमत के ऊपर मलबा ना पड़े और जो एक दीगर ममालिक के अंदर जो एक मुकाबले की फ़ज़ा होती है, उसके तहत ही पाकिस्तान में जो है पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख मुकर्रर किए जाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समी खान साहब, जो चेयरमैन हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के। अब्दुल समी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। आप हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं? वालेकुम।
देखिए बात ये है, हम बिजनेसमैन हैं, हड़ताल हम मजबूरन कर रहे हैं, वरना बिजनेसमैन का तरीका नहीं है हड़ताल का। ये तो लेबर यूनियन वगैरह की होती है। हमसे मैं 50 साल से मुंसलिक हूँ इस ट्रेड में। ठीक है। हमसे पिछली हुकूमत ने वायदा किया था कि अभी आप हमें 99% ले लें और हम जून तक 4.5% आपका मुनाफा दे देंगे। ठीक है। बदकिस्मती ये हुई कि इस ज़माने में कोई 85 रुपये जी जी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। ठीक। अच्छा बढ़ा दी, हम तो फिर 0 पे आ गए। बिजली की कीमत बढ़ गई, दुनिया भर की कीमत बढ़ गई। हमने कोशिश की कि हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिले, ठीक, मगर वो तो मिलने को तैयार नहीं थे। मालूम नहीं क्या, ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। हम जब भी मिनिस्टर होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, हम जाके मिल लेते थे। ठीक है। तो हमें मिफ्ता साहब को पकड़ना पड़ा कि साहब ये देखिए मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, आप हमें उनसे मिला दें। तो उन्होंने टाइम लिया और हमसे मिला दिया। अब जब हम गए तो वो गायब थे ऑफिस से। तो सेक्रेटरी साहब बैठ गए। हमने कहा भाई आपसे तो इख्तियारी नहीं है, आपसे क्या बात करें। अब वो घबरा गए, क्योंकि मेरे साथ पूरे एक एक सूबे के, एक एक कश्मीर के, गिलगित के, हर जगह के। तो फिर ये घबरा गए सेक्रेटरी साहब। इन्होंने वहाँ फ़ोन किया कि वो कहीं मीटिंग में थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम आ जाओ यहाँ और मैं वहाँ चला जाता हूँ। जब वो आए तो मैंने उनसे कुछ थोड़ी तलखी से बातचीत मेरी रही और मैंने उनको कहा कि साहब ये बताइए, हम ये दोबारा लेके आए अपना हिसाब किताब। जी जी। आप ये बताइए, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि एक गवर्नमेंट चली जाए तो वो दूसरी गवर्नमेंट उसको ऑर्डर के इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। इम्प्लीमेंट के अलावा हम अगर वो वायदा भी नहीं करती तो इस वक्त तो हमारा मार्जिन 0 हो गया आपकी कीमतें बढ़ाने से। तो वो कहेगा नहीं आप एक हफ्ते में हम आपको बात करेंगे। भाई साहब बात ये है जी जी कि ये गवर्नमेंट या तो ये चाहती नहीं है कि इस मुल्क में सुकून रहे। अगर ये चाहती होती तो हमसे एक हफ्ते का वायदा कहता दोबारा बुलाते, हमसे बैठ के बात करती और हमारा तो जायज मुनाफा है वो हमें देती। लेकिन अभी हड़ताल की काल के बाद भी किसी ने रब्ता नहीं किया। कहा कि जी नहीं किया, हड़ताल के बाद नहीं किया, क्योंकि वजह ये है इन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया है कि डीरेगुलेशन कर दे और डीरेगुलेशन से ये अपनी जान छुटाना चाह रहे हैं कि कीमत हमें वो देगी, आगे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, वो सब कंपनियों पे की जिम्मेदारी हो जाएगी। अब इन्होंने जो डीरेगुलेशन की बात की है, दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया में एक सिस्टम है, डीरेगुलेशन का एक तरीका है और उसमें एक एक चीज़ तय होती है। यहाँ ऐसी बुला के और ये चाहते हैं कि पास कर दें। हम किसी हालत में डीरेगुलेशन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या उससे फायदा नहीं होगा समीर खान साहब, क्या आप लोगों का फायदा नहीं होगा कि कीमतें मुकर्रर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुद कर लेंगी, कंपटीशन की फजा होगी, उससे फायदा नहीं होगा आप लोगों को? नहीं देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को किस पीएसओ को सस्ता मिल रहा है, दूसरी कंपनी को महंगा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपस में कंपटीशन होगा। उसी हिसाब पेट्रोल पंप पे कमीशन हो गई, जैसे सीएनजी का हुआ कि वो ख़त्म हो गई। और दूसरे ये कि ये जो स्मगल प्रोडक्ट आता है वो मिला देंगे, वो सस्ता कर देंगे। इसमें बहुत से ये आसान काम नहीं है। इसमें तो असेंबली में डिबेट होनी चाहिए, स्टेक होल्डर को बुलाना चाहिए और
हम बता सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो ABCD भी पेट्रोलियम की नहीं जानते। समीर साहब, आप क्या समझते हैं कितना प्रॉफिट होना चाहिए पर लीटर? देखिए, हमने 6% का पहले भी मुतालबा था, अब भी ये मुतालबा है, और इससे कम हम गुजारा नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो हम पहले ही गवर्नमेंट ने लेकिन एक्सेप्ट कर लिया था कि उससे 15 रुपए पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ नहीं जाएंगी पर लीटर? देखिए, ये मसला इन्होंने 85 रुपए बढ़ा दिए। अगर हमारा जायज मुनाफा है तो उनको तो बढ़ाना पड़ेगा। ये तो नहीं कि हमारा गला घूट दें और अवाम को परेशान करें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इतनी कीमतें वैसे भी नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि अगर अवाम को तकलीफ हो रही है तो हमें भी तकलीफ है ना। उनकी देख के हमारे पंप पे आते हैं और जिस तरीके से वो पेट्रोल लेते हैं और उनके चेहरे पे हम देखते हैं वो खुद परेशान है। हम तो नहीं चाहते, मगर हमें अपना गुजारा करना है। हमें समीर साहब, जी ठीक है, समीर साहब से फाइनल क्वेश्चन आपसे। समीर साहब, मुज़ाकरात करेंगे आप अगर हुकूमत ने बुलाया तो? ये मुज़ाकरात में तो हम कभी पीछे नहीं हटे, मगर हमारी कॉल 18 की है। जब तक मुतालबा हमारा पूरा नहीं होगा, या तो हमारे वो एक्सेप्ट करें, अगर मुज़ाकरात करते हैं तो हम कभी इनकार नहीं करेंगे। हम उनको दोबारा कन्विंस करेंगे कि आप हमारे साथ नाजायज़ कर रहे हैं, हमें आपको इतना परसेंटेज देना चाहिए, और अगर आप हम पे एतबार नहीं करते तो PSO कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनी है वो अपने पंप चला रही है खुद, उसका हिसाब हमसे वो देख रहे कि वो नुकसान में या फ़ायदे में। इससे ज़्यादा तो हम कोई सबूत दे नहीं सकते। अब्दुल समीर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। 18 जुलाई से एक नया क्राइसिस हुकूमत के लिए हुकूमत के दरवाजे पे खड़ा है। और दूसरा, अगर डीलर एसोसिएशन को प्रॉफिट की रेशियो बढ़ानी पड़ती है तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत और महंगी होंगी। क्या डीरेगुलेट करने से डीलर एसोसिएशन मान जाएगी और क्या उससे आवाम का भी कोई फ़ायदा होगा? इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।